आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई, वास्को डगामा किसका मामा की बात करते हैं। इनकी मैंने बायोग्राफी किताब पढ़ी थी वैसे इनकी मैंने, और इनकी नहीं मतलब तो अब क्या है कि वास्को डगामा पे मैंने लेक्चर लिए हैं, बायोग्राफीज ऐसा शायद कोई है ही नहीं जिसकी बायोग्राफी मैंने ना की हो। पर आज हम द हिंदू का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये जो वास्को डगामा ने कैसे आज भी 80 लाख लोगों को मार रहा है। हर साल 80 लाख लोग मर रहे हैं और वास्को डगामा इसके पीछे जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है, एक एक करके परतों को खोलेंगे और वास्को डगामा किसका मामा इसके बारे में भी जानेंगे हम। तो वास्को टाउन है ना गोवा में, क्या शानदार पिक्चर थी यार, कभी हाँ कभी ना, उसका जो गाना है। मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि गोवा पूरे भारत का सबसे हैप्पी स्टेट है, जो भी कहो, बहुत खूबसूरत। हर कोई गोवा क्यों जाता है आप सबको पता है। भाई मैं तो कुछ भाई सेवन करता नहीं हूँ, तो मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं गोवा जाके करोगे क्या। मैंने कहा एक मारेंगे लुढ़कते लुढ़कते गोवा जाओगे। भाई वहाँ सिर्फ दारू पीने लोग नहीं जा रहे हैं, गोवा खूबसूरत बहुत है। वेस्टर्न घाट्स से लोकेटेड, इधर बीच इधर जंगल, और एक हैप्पी शहर है, सुपर्ब शहर है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 15th सेंचुरी में, ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिरी में पुर्तगाली गए, और ये जीएस पेपर और हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वास्को डगामा हम सबके मामा आए और गोवा में सबसे पहला साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। गोवा में नहीं, वैसे कैलिकट में बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी, क्योंकि जीएस पेपर 1 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारी क्लास शुरू हो रही है। हमारा जो शानदार आंसर राइटिंग का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये का कोर्स, और लक्ष्य बैच तो 10,000 का एक साल का हमने चलाया ही हुआ है। तो कूपन कोड यूज करिए राइटिंग। आज हम बैच बंद कर देंगे, तो 20 दिन हमने दिए, कैसे आंसर लिखे जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप, सब कुछ आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले वास्को डगामा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्या किया वास्को डगामा ने जिसकी वजह से हालत खराब हो गई आज पूरी दुनिया की, एक कम्युनिटी की? आंसर है टोबैको। मेरे पिताजी अनफॉर्चुनेटली उनको तंबाकू खाने की आदत थी। अब मैंने उनको कई बार मेरा उनसे झगड़ा हुआ और कई बार मैंने रोका, उनका फेंक दिया सब, लेकिन वही है ना कि वो आदत और आखिरी में पड़ी थी। वो एक बार पड़ जाते तो दिक्कत, और उसकी वजह से उनको साइलेंट, क्योंकि डायबिटिक थे, उनको साइलेंट हार्ट अटैक आया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तंबाकू खाते हैं। सिगरेट में भी तंबाकू यूज होता है, निकोटीन, और ये इतना डेंजरस होता है कि हर साल 80 लाख लोगों की जान जाती है। अभी हम आंकड़ों की बात करेंगे, लेकिन 8 जुलाई 1497 एक हिस्टोरिक वॉयज वास्को डगामा का यूज होता है, और पूरी दुनिया बदलने वाली थी क्योंकि भारत मिलने वाला था, ठीक है ना। अब सब कुछ हुआ, लेकिन एक कम्युनिटी, एक टोबैको ने ऐसा किया ना कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को चेंज कर दिया। शुरुआत करते हैं वास्को डगामा से। कौन था वास्को डगामा? पुर्तगाल का रहने वाला। पुर्तगाल के राजा की कोई औकात नहीं थी, उसकी धीमे धीमे ताकत कम होती जा रही थी। बोला कि सरकारी खजाने को भरना पड़ेगा, तो बहुत सारे जो है शिप्स निकले। सरकारी खजाने को भरने के लिए क्या करना है आपको? भारत से व्यापार करना है। अब भारत से व्यापार करने के लिए आपको क्या करना है? भारत को ढूंढना है। पहले ज़मीन से ये व्यापार होता था, ठीक है ना, ज़मीन से आप इंडिया पहुंचते थे। लेकिन अब ज़मीनी रास्तों पे ये पूरे एरिया पे ऑटोमन्स का कब्जा हो गया, और वो इतना टैक्स लेते थे ऐसी की तैसी, तो पुर्तगालियों की या यूरोपियंस की हालत खराब हो जाती थी। तो कुछ इनके पास पैसा नहीं आ रहा था। एक्चुअली मसालों का ट्रेड ये करते थे, सबसे ज़बरदस्त मसाले, है ना, तो मसालों का ट्रेड करते थे। तो यहाँ पे पुर्तगालियों ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, अगर हमको ज़मीन रास्ता नहीं मिला तो हम समुद्र के रास्ते से जाते हैं, और समुद्र का रास्ता खोजा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाते थे। अभी तक पुर्तगाली खाली यहाँ तक गए थे। तो एक आदमी आता है जिसका नाम है वास्को डगामा। बहुत कम उम्र में इसने समुद्री यात्राएं शुरू कर दी थी, और इसको समुद्र का पूरा ज्ञान, बहुत इंटेलिजेंट आदमी, लेकिन बहुत एक वास्को डगामा और ये क्रिस्टोफर कोलंबस, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब हत्यारे हैं। जहां गए इन्होंने कत्ल किए। मोजाम्बिक से भागा तो चिड़ में इसने गोले चला, तोप के गोले दाग दिए कि तुमने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भागते भागते नहीं, मार दिया, ऐसा हिसाब किताब। तो वास्को डगामा साहब यहां पे बोलते हैं कि देखिए सुनिए सर, और तभी स्टॉक एक्सचेंज भी शुरू हुआ कि जो जितने शिप्स जाते थे ना उनके ऊपर बोली लगाई जाती थी, है ना, कि मेरा इतना पैसा, मेरा इतना पैसा। और यहाँ पे जो शिप में जाते थे वो कहते थे कि भाई सुनो, पैसे दो
हम तुमको इसका 4 गुना ज्यादा वापस करेंगे। लेकिन भाई ये स्टॉक एक्सचेंज यहां से ही शुरुआत हुई, ऐसे ही आप समझ रहे हो कि भाई ठीक है हम पैसे दे रहे हैं और उनको रिटर्न दे देना। तो पेपर दिया जाता था, पैसे के बदले पेपर देते थे ये लोग। और अगर मान लीजिए कि शेयर वापस आ गए तो बहुत बल्ले बल्ले, और नहीं आया तो खेल खत्म, पैसे डूब गए ये स्टॉक एक्सचेंज में। तो शुरुआत भी यही से हुई। तो वास्को दा गामा साहब जो हैं वो निकलते हैं 1497 में। उन्होंने ये राजा को बोतल में उतार दिया कि आप चिंता मत करिए, भारत को हम ढूंढ लेंगे और बहुत जबरदस्त हम ट्रेड करेंगे इस एरिया से। बहुत बढ़िया। तो 1497 में पूरा 6 महीने तक अफ्रीका पहुंचे, अच्छा स्वागत हुआ। फिर यहां पे पूरा मोजाम्बिक पहुंचे। अब यहां के जो राजा हैं जब यहां से निकले तो यहां के राजा ने इनका स्वागत नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आमतौर पे जब कोई बाहर से आता था ना तो राजा एक्सपेक्ट करता था कि क्या तोहफा लाए हो, गिफ्ट क्या लाए हो। गिफ्ट नहीं लाए तो बोले भाई यहां से भाग, दोबारा दिखना नहीं। यहां पे लोगों ने भी खास स्वागत नहीं किया। अब उसके बाद जब मालिंदी पहुंचे तो यहां मालिंदी के राजा की इससे दुश्मनी थी, तो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, वहां पे वास्को दा गामा का स्वागत हुआ। फिर उसके बाद अरब सागर में पहुंचे, करते 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 भारत 1498 में पहुंचा, ये 1498 में पहुंचा ये। और कहां पे पहुंचा? ये पहुंचा कैलिकट, केरल। जैमोरिन का राज था उस समय। जो पहली मुलाकात हुई यहाँ पे वास्को दा गामा बड़ा वर्णन करते हैं कि जो औरतें हैं वो छोटे कद की, बदसूरत बताइए बोल दिया था। और यहाँ पे बड़े हीरे जवाहरात पहनते हैं। जो आदमी हैं वो नीचे तो पैजामा पहन के कपड़ा है लेकिन ऊपर कपड़ा नहीं रहता है। हाँ, जेवर जवाहरात बहुत ज़्यादा है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है यहाँ पे। और उसके बाद जैमोरिन से ये मिला और जैमोरिन ने बोला कि ठीक है भैया ट्रेड कर लो, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं तो वापस चला गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकल्स ने, अरब्स ने यहाँ पे बढ़िया अपना पूरा नेटवर्क बिछाया था। अरब से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला, वापस गया। और इस बार वापस 6 महीने बाद जब वो आया तो पूरी तैयारी के साथ आया, खूब तोप गोले लेके आया। और यहाँ पे फिर पहली बार 1502 में बैटल ऑफ कैलिकट लड़ी जाती है। ये वाला एरिया जो है पुर्तगाली जीत जाते हैं इनफैक्ट। फिर उसके बाद गोवा, बैटल ऑफ गोवा और बैटल ऑफ द्यू। 1530 आते आते गोवा जो है वो पुर्तगालियों की कैपिटल हो जाता है, ठीक है ना। मतलब गोवा को ही इन्होंने बेस बनाया था लेकिन ये वाले एरिया इनके पास थे। तो वास्को दा गामा यहाँ पे आ गया, गोवा कैपिटल हो गई पुर्तगालियों की। बहुत बढ़िया। चलो पहले गवर्नर कौन थे, है ना, पहले वाइसरॉय कौन थे, ये आप मुझे बताइए गोवा के। बहुत आसान सा सवाल है। तो अब टोबैको जो है, जो तमाकू है, ये कौन कब बनाता था? नेटिव अमेरिकन्स। अमेरिका में भी देखो ये बोला गया यूरोपियंस, क्रिस्टोफर कोलंबस से बोला गया क्योंकि वास्को दा गामा पहुंच गए पुर्तगाल से, भारत का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया। यानी कि एक नया ट्रेड रूट डिस्कवर हो गया, एक नया रास्ता डिस्कवर हुआ भारत पहुंचने के लिए। तो फिर होड़ लग गई भारत पहुंचो भारत पहुंचो, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। भारत में हर ट्रेडर अमीर था, हर कोई भारत से ही ट्रेड करता था। तो अब यहां पे हुआ क्या कि यूरोपियंस ने बोला भारत को ढूंढो। क्रिस्टोफर कोलंबस को भी बोला। अच्छा, पुर्तगालियों ने किसी को ट्रेड दिया नहीं था कि कहां से रास्ता जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस उल्टा पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, बोले यही इंडिया है। तभी उसको आज भी जो नेटिव अमेरिकन उनको रेड इंडियंस बोला जाता है कि यही भारत है, बट ऐसा हुआ नहीं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस वहां पे पहुंचा। नेटिव अमेरिकन उस समय तंबाकू जो है वो उगाते थे, समझ रहे हो, जो अमेरिका के मूल निवासी, अमेरिका पूरा बाहर के लोगों ने, यूरोपियंस ने बसाया है, ठीक है ना। और यूरोप लाया जाता था। अब यूरोपियंस ना बड़े दिमाग वाले थे, इनका कुछ उगता नहीं था। बाहर से जो भी उगता था ये अपने आप प्रोसेस कर देते थे और फिर उसी को ही बेच देते थे। जैसे अमेरिका से तंबाकू लाए, अपने आप बढ़िया सिगरेट में भर के अमेरिका को ही बेच दिया, ऐसा हिसाब किताब था। ये खाली एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो यही जैसे भारत से इंडिको रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और भारत को ही बेच देते थे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब था। तो 16th सेंचुरी में ये यूरोप आया टोबैको, और उसके बाद साउथ एशिया में जब इंट्रोड्यूस करवाया तो भैया तंबाकू है, लोग इसके एडिक्ट हो गए। भाई तंबाकू से निकलता है डोपामाइन और लोग इसके एडिक्ट हो गए। यूरोपियन ट्रेडर्स ने पूरे चाइना को, ओपियम वॉर्स लड़ी गई भैया, ड्रग्स के लिए वॉर हो गई चाइना में 1840 में, 1860 में हारा चाइना। तो पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश जो हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सब यहां पे खूब भर भर के टोबैको लेके आते थे और भारत को टोबैको की आदत पड़ गई। और हर जगह टोबैको जो है वो, अब टोबैको एक ऐसा क्रॉप है जो ड्रॉट में भी, सूखा पड़े ना पड़े लेकिन टोबैको जरूर उगेगा। तो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। अभी अगर बात करते हैं तो भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स का 2% है, लगभग 4.5 करोड़ के करीब लोग जो इसमें इंप्लॉयड है। लेकिन आउटपुट जबरदस्त है क्योंकि टोबैको बहुत यूज होता है और सरकार को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देता है ये, क्योंकि हाई एंड प्रोडक्ट है। 28% जीएसटी लगता है इस पे, क्योंकि टोबैको हर को मसाला हो गया वो,
और आपका वही बोलो जुमा, खैर उसमें तो टोबैको नहीं, लेकिन वो भी बहुत बेकारी होता है। रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो 22,000 करोड़ हर साल रेवेन्यू जनरेट करता है टैक्सेशन और एक्सपोर्ट से। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत जबरदस्त। और अब आपको बता दूं कि इंसान का दुश्मन है टोबैको। टोबैको किल्स, लेकिन सबसे ज्यादा टोबैको ही बिकता है और बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल होता है। 1 से 2 रुपए में आप टोबैको, आप कैंसर खरीद सकते हो। और क्योंकि एडिक्टिव होता है, लोगों को एस्केपिज्म चाहिए, दुखी है लोग, तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए कि वो उनको यूफोरिक मिले, वो दिमाग उनका खराब रहे, या वो इन सब से एस्केप करना चाहते हैं, तो टोबैको खाते हैं वो। अब ऐसा कौन सा टोबैको आपकी जेनेटिक को, कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है, तो टोबैको क्या करता है, आपके जेनेटिक, आपके जीन को ही बदल लेता है, आपके डीएनए को बदल लेता है, सेल मल्टीप्लाई होने लगते हैं, खेल खत्म। तो लंग्स, माउथ, थ्रोट, ईसोफेगस, पैंक्रियाज, ब्लैडर, ऐसा कौन सा कैंसर नहीं जो टोबैको नहीं करता हो। हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण टोबैको, जो टोबैको खाते हैं। सीओपीडी से लेकर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्योंकि आपके पूरे जो लंग्स है ना भाई, आपकी सिगरेट पीने से आपके लंग्स बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समझ रहे हो। हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, जितनी भी कंडीशन, आप बीमारी, खतरनाक बीमारियों का नाम लीजिए, टोबैको उसमें मेन नंबर 1। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे ना, तो 95% लोग बोलेंगे कि हाँ भैया हम तंबाकू खा रहे हैं। निकोटीन होता है, डोपामिन रिलीज होता है, आपके दिमाग से बाइंड करता है, ये हाईली एडिक्टिव है निकोटीन, आप समझ रहे हो। तो एक हेल्थ क्राइसिस है भारत में। लगभग हर साल 12 लाख के करीब डेथ्स होती है सिर्फ टोबैको से। और 27% जितने भी कैंसर है, 27% टोबैको से होता है। 1/3, हर तीसरा आदमी को जो कैंसर हो रहा है वो तंबाकू से हो रहा है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि 1.82 ट्रिलियन, लगभग 1,82,00,000 करोड़, आप समझ सकते हो इतना ज्यादा, 1,82,00,000 करोड़, 1 लाख मतलब 2 लाख करोड़ के आसपास। आप ये समझिए कि इतनी कॉस्ट आती है, जो खर्चा होता ना हेल्थ में, इतनी कॉस्ट आती है। अगर कोई टोबैको से पीड़ित है, इतने लोग पीड़ित हैं, ये तो डेथ्स की बात है ना, कितने लोग जो है उनका इलाज चल रहा होगा। तो एथिकल और रेवेन्यू कंसिडरेशन की बात करते हैं। चलिए अब टोबैको जैसे कि डॉग, अच्छा ये तो मैं चलिए बता ही चुका हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे टोबैको जो है, ये हर साल 12 लाख जो है वो डेथ्स जो है वो कॉज करता है। स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेज जो है वो सबसे ज़्यादा, सिगरेट नहीं पी तो क्या पिया जाने, करते करते मर जाते हैं, खेल खत्म, फिर जाके स्वर्ग में या नर्क में बोलना ये चीज़ें। तो टोबैको कैंसर का भी सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना। तो एक तरीके से कॉलोनियल एस्पेक्ट है। हम जब आप तम्बाकू खाना, आप ये समझिए कि आप गुलाम हो, और ये गुलामी जो है किसने दी है, ये वही कॉलोनियल, हुक्का बार में हुक्का पीते, वाह क्या बात है, उसमें भी जो है वो टोबैको होता है। तो आप खा तो आप वही रहे हो ना, आप तम्बाकू ही खा रहे हो, चाहे जैसे खाओ ऐसे खाओ, चाहे पी के खाओ, चाहे जो भी करो, चाहे ओरली लो, चाहे उसको चबाओ, लेकिन खा तो टोबैको ही रहे हो। ऐसा थोड़ी ना है कि क्लब में बैठ के हुक्का पीने से टोबैको है, आप बहुत कूल हो जाओगे, या फिर आपको लगेगा कि मैं ये सब नहीं खाता हूँ, मैं थोड़ी ना गुटखा के, बात तो एक ही है एक तरीके से। तो ये चीज़ें अब भाई देखो, इनको कोई मतलब थोड़ी ना था, ब्रिटिशर को बस ये था कि पैसा है, पैसा है, लोग मरे चाहे जी, हमको क्या लेना देना। उनको अपने से मतलब था, लोकल पॉपुलेशन की ऐसी की तैसी, वाइट मैंस बर्डन, है ना, जस्टिफाई इसको ऐसे करते थे। उसके बाद प्रायोरिटीज़ क्या हैं, सबसे पहली बात तो जैसे इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है। अब आईसीएमआर जो है वो बोलता है कि टोबैको को ख़त्म करिए, लेकिन आपको बता दूं कि हेल्थ इंडस्ट्री के लिए भी टोबैको एक बून है, क्योंकि जितने लोग बीमार पड़ेंगे उतना हेल्थ इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, उतनी दवाइयाँ आगे बढ़ेंगी, है कि नहीं। देखा ना आपने, 1 लाख 2 लाख करोड़ के आसपास हेल्थ में खर्चा होता है। तो आईसीएमआर कह रहा है कि टोबैको को बिल्कुल एलिमिनेट करिए, और आईसीएआर बोल रहा है कि भैया टोबैको क्रॉप यील्ड्स को बनाइए। ये क्या है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कह रहा है कि टोबैको को बंद करिए, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बोल रहा है कि टोबैको को उगाइए। तो क्या इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है, किसकी सुने किसकी ना सुने। सरकार सुनेगी आईसीएआर की, क्योंकि सरकार को पैसा आ रहा है अच्छा खासा। पॉलिसी और एथिकल डायलेमा, अब कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज है, तो जिसकी वजह से पॉलिसी चेंजेस होते हैं कि किसकी सुने हम, आईसीएमआर के लिए पॉलिसी बनाए कि आईसीएआर के लिए पॉलिसी बनाए, दोनों और एग्री दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जहां हेल्थ जो है वो सबसे एक इंपॉर्टेंट पिलर होती है किसी भी देश का, और एग्रीकल्चर, भारत तो पूरा कृषि प्रधान देश है। 4.5 करोड़ लोग भाई टोबैको जो आप देख सकते हो इसमें एम्प्लॉयड हैं, और 60% टोटल एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या कहता है कि पब्लिक हेल्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ही मरेंगे तो क्या उखाड़ लोगे,
ये हिसाब किताब है। लेकिन लॉ काफी क्लियर है, आर्टिकल 21 कहता है कि हर किसी को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो राइट टू हेल्थ जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है फंडामेंटल राइट का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि आर्टिकल 39E, 39F, 41, 42, 47 की स्टेट जो है वो पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करे, सोशल जस्टिस रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करे। ये प्रोविजन स्टेट को ये बोलते हैं कि भैया हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, इकोनॉमिक बेनिफिट बाद में देखना, पहले लोगों की हेल्थ तो देख लो, अगर वो मरेंगे तो क्या कर लोगे तुम। तो क्रिस्पर, देखिए क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है, कैंची की तरह आपके जीन को खच्चे से काट दिया जाता है। Cas9 प्रोटीन्स को यूज किया जाता है। मान लीजिए जैसे आपको कोई जेनेटिक बीमारी है, अब उस जीन को हटा देंगे और आपका डीएनए मतलब जो जेनेटिक जीन है ना वो अपने आप रिकवर कर जाता है, ठीक है, तो वो सही हो जाएगा। तो ये दो Cas9 से कैंची की तरह प्रोटीन होते हैं। अब ये हर जगह आप यूज कर सकते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर को हम यूज करेंगे ताकि जो है निकोटीन को बहुत ही कम इफेक्टिव बनाया जा सके। तो ये टोबैको एपिडेमिक है ना, जो एक पूरे जैसे भारत में ये एपिडेमिक है, तो इस टोबैको एपिडेमिक को हम खत्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम ऐसे प्लांट्स बनाएंगे, भाई देखो उगाया जाता है ना टोबैको, तो प्लांट्स को ही हम एडिट कर देंगे। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट्स बनाएंगे जो कि काफी कम हार्मफुल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जिससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। हर कोई जो है वो आसानी से टोबैको खा सकता है, लेकिन उसमें खतरनाक मतलब एक तरीके से हानिकारक चीजें नहीं होंगी। तो एक तरीके से ये निकोटीन कंटेंट को अल्टर कर देगा और हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो रहेंगे नहीं, ऐसा ये बोल रहे हैं। रिसेंट स्टडीज ने प्रॉमिस दिखाया कि हाँ बिल्कुल सही बात है। जब ये टेस्ट हुआ तो ये बात सही कह रहे हैं कि निकोटीन का कंटेंट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से खतरा जो है वो कम होता है। अब जैसे जीन्स ERF 199 और ERF 189 जो कि आपके प्लांट्स में हैं, तो इसमें जो निकोटीन का फिनोटाइप है दैट्स गॉन, ठीक है ना। तो एक तरीके से सिर्फ 2 से 5% लेवल जो है वो रह जाता है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो बाकी जितने भी छः के छः मेंबर्स है BBL जीन फैमिली के, ये वो वही निकोटीन फैमिली के, तो इसको हम खत्म करेंगे। अब ये डेवलपमेंट वही बताते हैं कि एक ऐसा हम आने वाले समय में टोबैको लाएंगे जिसमें टोबैको होगा ही नहीं, खाली नाम का ही टोबैको होगा, आपको स्वाद बिल्कुल वैसा ही आएगा, लेकिन बस आपकी हेल्थ पे नहीं होगा। लेकिन अब ये कब आएगा वी डोंट नो। ICMR ICAR का जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो ऐसे क्रॉप्स को डेवलप किया जा सकता है जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क कम हो। सरोगेट एडवर्टीजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट खतरा है दोस्तों। टोबैको इंडस्ट्री में भयानक ग्रोथ हमको देखने को मिली है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। स्मॉल बनाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। क्या मतलब है इसका? सीडीज बेच रहे हो कि दारू बेच रहे हो, सबको पता है क्या बेचो। इसको सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं कि देखिए आप डायरेक्टली दारू को नहीं बेच सकते तो आप इनडायरेक्टली बेचोगे। जुआ खेल नहीं सकते तो कोई 11 और कोई फलानी चीज निकाल दो, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग है। और आपको जैसे ये कभी भी आप जैसे बोलो जुमा केसरी, अब ये क्या है, 1-2 रुपए में आपको इलायची कोई दे रहा है, नामुमकिन है, ये आपकी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं बट आपको डाइवर्ट टोबैको की तरफ कर रहे हैं। ऐसे ही वही जो जितने भी दारू के ऐड आते हैं, मेन विल बी मेन, कैसेट्स एंड सीडीज बोला जाता है, लेकिन हम सबको पता है वो इंपीरियल ब्लू क्या है, IB क्या है। वो खाली आपको दिखा रहे क्योंकि आप दारू डायरेक्ट, तो इसको कहते हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट, दिखाना कुछ और डाइवर्ट और देना कुछ। ये भारत में बहुत ज्यादा कॉमन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना पैसा इन पुलिस ये क्रिकेटर्स को मिलता है, अरबों करोड़ों रुपए इनको मिलते हैं, एक्टर्स को मिलता है, लेकिन ये यही करेंगे। शाहरुख खान, अजय देवगन, अब तो वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव भी, मतलब थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। गौतम गंभीर बहुत सही बात उन्होंने बोली थी, इसीलिए बंदा बहुत सही है वो, कि भैया क्या कर रहे हो आप, इतने बड़े लोग आपको आइडियलाइज करते हो और ये सब कर रहे हो, तो आप इनको आइडियलाइज मत करिए। मैं तो बिल्कुल बोलता हूं कि ऐसी ऐसी चीजें बेच रहे हैं, सरोगेट एडवर्टीजमेंट, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं ये क्यों? चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। तो नॉन टबैको प्रोडक्ट्स के ब्रांड नेम वही जैसा कि हमने बताया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है हम सबको पता है। साथ ही साथ पैंडेमिक वर्सेस एपिडेमिक, देखिए पैंडेमिक होता है जब ये पूरी दुनिया में फैल गया, ठीक है ना। तो पैंडेमिक वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस, जिसके बहुत खतरनाक कंसीक्वेंस होते हैं। टोबैको इसको मीट करता है, बट अभी भी लगभग 80 लाख डेथ्स होती है पूरी दुनिया में, बट अभी भी दोस्तों ये इतना, लेकिन किसी जगह पे जैसे भारत में ये एपिडेमिक है, आप समझ रहे हो, इसको हम पैंडेमिक वैसे नहीं कह सकते क्योंकि हर जगह टोबैको नहीं लिया जाता है। सिगरेट तो वैसे जितने भी कॉलोनियल देश है वहां पी जाती है, रशिया में कह भी सकते हैं, बट अभी फिलहाल ये डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये लेक्चर था,
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका श्रेय किसको जाता? वास्को ड गामा को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।